डॉक्टर शुभा राहुल, जो कि शिवसेना की स्पोक्स पर्सन है और साथ ही जो कोविड की टास्क फोर्स जो अपॉइंट की गई है अभी महाराष्ट्र के जो सिनेरियो को देख करके, मुंबई के सिनेरियो को देख करके, उसमें उनका भी योगदान है। शी इज अ पार्ट ऑफ दैट फोर्स और वो हमारे साथ जुड़ी हैं आज चर्चा को लेकर के। आप जानते हैं जैसे लॉकडाउन का सेकंड फेज आ गया है और सेकंड वेव कही जा रही है, जो कि पहले भी एक सेकंड वेव थी और ये वाली भी एक सेकंड वेव के नाम पे कही जा रही है। ऐसे में जो लॉकडाउन की बिगनिंग आज से हो गई है, तो वो हमारे साथ जुड़ी हैं कि क्या आगे के प्रोसेसेस रहेंगे, कैसे टैकलिंग होगी और क्या खामियां रही और कैसे जो है वो गवर्नमेंट इस सिनेरियो को किस तरीके से देख रही है और लोगों को क्या क्या सुविधा पहुंचने वाली है। और साथ ही जो केओस फैला हुआ है एक वैक्सीन को लेकर के, जो कि केओस फैला हुआ है जिसकी ब्लैक मार्केटिंग तक न्यूज में काफी आ रही है, उसमें महाराष्ट्र कैसे उसको कंट्रोल करने में जो है सक्षम होगा, वो हमारे साथ जुड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम पॉलिटिकल दाव पेच को समय देने के लिए। मेरा आपसे सवाल है, सबसे पहला सवाल कि जैसे आपने अभी सिनेरियो हमें बताया कि आप कोविड की एक टास्क फोर्स में भी हैं और अब टास्क फोर्स का मतलब ये है कि ये सेकंड वेव आ चुकी है, तो ऐसे में टास्क फोर्स किस तरीके से कैपेबल हो रही है लोगों में और जागरूकता करने के लिए, किस तरीके से वर्किंग होगी? क्योंकि सबसे पहला तो सवाल वही है, क्योंकि मैम कोविड का लॉकडाउन आज से शुरू हो गया है। देखो, टास्क फोर्स बनी ही इसलिए है, माननीय उद्धव साहब ने 2 टास्क फोर्स बनाए, एक जनरल टास्क फोर्स और दूसरा आयुष टास्क फोर्स। आयुष टास्क फोर्स में आयुर्वेदा है और जितने इंडियन मेडिसिन्स के सिस्टम है उनको लेके हम टास्क फोर्स बने और हमने सीएम साहब से मिलके बैठ के पंचसूत्री बनाई। जैसे ट्रीटमेंट तो है ही, लेकिन लोगों को ट्रेस करना, कौन से कॉन्टैक्ट पर्सन कहाँ से आ रहे हैं उनको ट्रेस करना, टेस्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग महाराष्ट्र में हो रही है। इसलिए हमें अगर आंकड़ा दिखता है कि बहुत लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग महाराष्ट्र में हमने करवाई। ट्रेस करना, टेस्ट करना, दंडात्मक कार्रवाई भी हमने लगाई। जो मास्क नहीं पहन रहे हैं या तो यहाँ वहाँ घूमते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते, उनको दंडात्मक कार्रवाई। अवेयरनेस कैंप लगाए, जैसे जूम मीटिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है हर NGOs के साथ, सामान्य लोगों के साथ, टीचर्स है, बच्चे हैं, उनको अवेयर करना। और लास्ट में अभी हमारा बहुत बड़ा काम चल रहा है वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसलिए हमारी कोशिश चल रही है। अगर 60% लोगों में वैक्सीनेशन हो जाता है तो 40% में करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। तो ये है। और लोगों को जो कोविड के बारे में भय है, जैसे लगता है कोविड हो गया यानी हम अभी मरने ही वाले हैं, तो ये भय निकालना, ये भी बहुत बड़ा टास्क फोर्स का काम है। मैम सबसे बड़ा भय लास्ट टाइम ये देखा गया है और अभी भी एक स्टेट में आप देखते हैं न्यूज़ आ रही हैं, उसके हिसाब से मैम बोला जाता है कि ये गवर्नमेंट एक अन्याय कर रही है। सब गवर्नमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट द नेशन, अन्याय कर रही हैं उनको डेड बॉडीज ना दे करके, क्योंकि डेड बॉडीज से भी कोविड होता है। कहते हैं, एक किसी का कहना तो ये भी है, मैं पब्लिक की बात कर रहा हूँ, पब्लिक ओपिनियन की जिसमें हम लोग जाते हैं, कहना ये भी है कि डेड होने के बाद कुछ वर्क नहीं होता एंड कोविड तो जा ही नहीं सकता, तो उनके परिवारों को डेड बॉडीज क्यों नहीं दी जा रही? मैम ये बहुत बड़ा एक सवाल है और जहां पे स्टेट्स में ज्यादा है वहां पे इस चीज का भी बहुत केओस है, तो इस बारे में क्या कहना है आपका? देखो, ये पैंडेमिक है और पैंडेमिक में ना हर रूल अलग रहते हैं, उसके कायदे अलग रहते हैं। तो कोई भी एपिडेमिक जो फैलता है पूरे विश्व में है, इसलिए इसको पैंडेमिक कहा गया है। तो पैंडेमिक में अगर कोई महामारी फैलती है तो ये ऐसी बात नहीं है ना कि ये मृत है तो इससे मृत के कारण हमारे में नहीं फैलेगा। मृत व्यक्ति को भी अगर हाथ लगाया जाए तो उसमें से विषाणु हमारे में आ सकते हैं, वायरस फैल सकते हैं, इसलिए तो कवर करके दिया जाता है और डायरेक्ट स्मशान भूमि में। क्योंकि हमारे देश में क्या है, कोई मर गया है तो उसको ही बिलक बिलक के रोना, ये सब होता है, तो उसमें कोई फिर सावधानता नहीं रहेगी और फैलेगी ज़्यादा। इसलिए ये पैंडेमिक का रूल है, WHO ने ICMR के द्वारा बनाए गए रूल है, तो वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। इसलिए ये लोगों में भय रखता है कि अगर हम गए हॉस्पिटल में, पॉजिटिव हो गए हॉस्पिटल, तो हमारे यहाँ भी सीधा हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे, स्मशान भूमि पहुँच जाएंगे। तो ये डर के कारण ज़्यादा, लेकिन लोगों ने अभी समझना चाहिए कि इसलिए हमें इससे बचने के लिए क्या सावधानी ये करनी चाहिए, ये जो फॉलो करनी चाहिए, जो नियम बताए हैं। जो है अभी आपने देखा जैसे कि लॉकडाउन का सेकंड फेज आ चुका है। सेकंड फेज आने के बाद जब
आपने देखा कि ये फॉर्मूला लॉकडाउन का जब पहले भी अप्लाई हुआ है, काफ़ी मंथ्स के लिए हुआ पहले तो ऐसे में मैम जो लोग अपने ब्रेड एंड बटर को एवरी डे डेली बेसिस पे लोगों का ब्रेड एंड बटर है, जो लोकल हाइट्स भी हैं वो भी काफ़ी लोगों का ब्रेड एंड बटर है, तो ऐसे में मैम क्या ये जो फॉर्मूला है यही आगे अपनाया जाएगा अगर इस तरीके से कंटिन्यू हुआ, या फिर इन 15 डेज को आपकी गवर्नमेंट कुछ ऐसा यूटिलाइज करने वाली है कि आगे का जो है वो डिफरेंट हो और लॉकडाउन का मिनिमम से मिनिमम इफेक्ट लोगों पे हो और उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो बरकरार रहे एटलीस्ट ब्रेड एंड बटर के लिए? हाँ, अभी तो लेकिन हमने ब्रेड एंड बटर के से भी ज़्यादा हमारी जान कैसे सुरक्षित रहे ये सोचना चाहिए, इसलिए लॉकडाउन लगाएंगे। अगर ये 15 दिन का लॉकडाउन अगर बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होता है, लोगों ने अगर इसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया तो मेरे ख्याल से हम आगे की बात को टाल सकेंगे, क्योंकि एक बार हमें कोरोना पे विजय प्राप्त हो गया उसके बाद हमें फिर आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो या कोई भी गवर्नमेंट हो अपने लोगों के हित का सोचती है, और अभी अगर लोगों को अपनी जिम्मेदारी पता नहीं चलती है कि हमें किस तरह से कोरोना से बचना है, तो अगर अच्छी तरह से फॉलो हुआ पेंडेमिक के रूल तो मुझे लगता है आगे फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लोगों को अपने ब्रेड एंड बटर के लिए हर बात के लिए मदद करना हमारा कर्तव्य है। मैम अगला सवाल है मेरा, आप जैसे जानती हैं कि केओस फिर से फैला हुआ है, ऑब्वियसली केसेस आए हैं तभी लॉकडाउन लगा है, तो ऐसे में मैम लोगों का ये भी सवाल है कि बेड्स नहीं अवेलेबल है, और वो भी आप खुद भी टास्क फोर्स में आपके पास भी क्वेश्चंस उठते होंगे, तो बेड्स जब नहीं अवेलेबल हैं तो ऐसे में लोग कहते हैं हम कहाँ जाएं, क्या फ़ायदा फिर ऐसे लॉकडाउन का, जो कि परमिशन लेनी पड़े, ई पासेस लेने पड़े तो उसके बाद जाएं, कितनी सच्चाई है मैम इसमें? क्या बेड्स अवेलेबल हैं या नहीं है, या लोगों में एक तरीके का भय लगा हुआ है पहले से, तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लोग क्लैरिफिकेशन तो मांगेंगे मैम। बेड्स अवेलेबल नहीं है ये बात बराबर है, लेकिन लोगों ने समझना चाहिए कि अपने फैमिली डॉक्टर, एक तो फैमिली डॉक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए। हमने ये भी अभी अवेयरनेस कैंप में ये रखा है कि फैमिली डॉक्टर्स को भी यानी जनरल प्रैक्टिशनर्स को भी अवेयर करें, उनका भी नॉलेज बढ़ाए कि कौन सी स्थिति में आपने हैंडल करना है, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। नॉन सिम्टोमेटिक है, माइल्ड सिम्टोमेटिक है, मॉडरेट सिम्टोमेटिक है, इन 3 केस में तो फैमिली डॉक्टर ही हैंडल कर सकता है, क्योंकि सिम्टोमेटिक नहीं है तो उनको दवाई लेने की कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ कुल्ला करना, अच्छे व्यायाम करना, प्राणायाम करना और भाप लेना, नास लेना, ये सब बातें करेंगे तो भी आप ठीक हो जाओगे। और अपने आप को आइसोलेट करना, क्वारंटाइन करना, ये सब बातें हैं। तो ये धीरज देना, उनको अच्छी तरह से काउंसिल करना, ये फैमिली डॉक्टर का काम है। और फैमिली डॉक्टर को हम यही बता रहे हैं कुछ दिनों में कि आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी मर्यादा के बाद में उसको एडमिट करना चाहिए। पहले ही स्टेज में वो हाथ ऊपर कर देते हैं, फैमिली डॉक्टर को लगता है पता नहीं ये केस अगर बिगड़ गया तो मेरे नाम पे आ जाएगा, मेरा नाम खराब हो जाएगा, इसलिए वो पहले ही स्टेज में कहते हैं कि आप एडमिट हो जाओ म्यूनसिपालिटी में। तो ये बहुत गलत बात है। और ये भी बात है कि खाली बेड ही अवेलेबल है ऐसा नहीं है, बेड अवेलेबल नहीं है, उससे भी ज़्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। अभी महाराष्ट्र में 1200 मेट्रिक टन इतना ही ऑक्सीजन बन रहा है, तो हमें ज़रूरत है कोरोना के लिए 1000 मेट्रिक टन की। तो हम कैसे, और 200 तो बाकी के पेशेंट को भी तो चाहिए ना। कोरोना के ही लिए अगर हम 1000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन ख़त्म कर देंगे तो बाकी के लोगों का क्या, क्योंकि बाकी के भी बीमारियां हैं। तो मेरा कहना है कि यहाँ पे जो एजुकेट करना चाहिए वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए डॉक्टर लोगों का, और प्राइवेट के डॉक्टर लोग भी यही करते हैं। आया, अच्छा चलो आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तुरंत ऑक्सीजन पे लगा देते, या तो वेंटिलेटर की भी ज़रूरत नहीं होती है तो भी वेंटिलेटर पे डाल देते। तो इसमें बहुत बड़ा आर्थिक बातें। तो मैम अब मेरा अगला प्रश्न जाता है, ऑब्वियसली हमने पेंडेमिक की बात की, तो मैम ऐसे कोई कार्य का अपने कार्यकाल में एज ए एक्स मेयर, और ऑब्वियसली आप अभी भी एक स्पोक्स पर्सन बनाई गई हैं और एक महिला हैं जो कि एक एग्जाम्पल के तौर पे भी है, तो मैम ऐसे में आप कुछ ऐसा हाईलाइट करना चाहेंगी? कोविड में तो आपने कुछ ऐसा हाईलाइट किया, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के कोई ऐसी गतिविधियाँ आपके प्लान्स में रहती हैं जिसके लिए गवर्नमेंट सक्षम है कि आने वाले टाइम में? और एक मेरा उसके साथ ही सवाल जुड़ा हुआ है एजुकेशन को लेकर के। अब डिजिटलाइजेशन है बहुत ज़्यादा, मैं एजुकेशन मिनिस्टर से भी मिला है, तो मैम वो भी है, तो ऐसी अब क्योंकि डिजिटलाइजेशन हो गया सब चीज़ का, कोविड ने हैज़ चेंज द सिनेरियो एंड द थिंकिंग पावर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग दैट ये भी हो सकता है,
तो ऐसे में कुछ ऐसे डिजिटलाइजेशन के प्लान्स हैं जो कि अब घर बैठे बैठे लोगों को कम से कम बाहर जाएं, और जैसे कि कई कंपनीज ने तो वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया, ऐसे कुछ प्लान्स कर रही है गवर्नमेंट? हाँ, अभी कोरोना ने हमें बहुत बातें सिखा दी कि कुछ चीज़ों के लिए भी फिजिकली वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे डॉक्टर पेशेंट्स भी इस तरह से कंसल्टिंग करने लगे हैं। डॉक्टर डिजिटल से बात करते हैं पेशेंट से, और ज़रूरत लगे तो ही उसे बुलाते हैं। तो इसी तरह से टीचर्स और स्टूडेंट्स में ऐसे रिलेशन हो गए। तो इसी तरह से देखो, हमारी कॉरपोरेशन की मीटिंगें भी अभी जूम मीटिंग पे होने लगी, यानी इस तरह से डिजिटलाइजेशन हो गया है। तो मेरे ख्याल से ये अच्छी बात है। तो हमारी ट्रैफिक कम हो जाएगी, ट्रैफिक कंजेशन है, पॉल्यूशन है, वो कम हो जाएगा। और जो बातें डिसाइड करनी है तो उसमें वोटिंग भी लेना है तो भी इसी तरह से लिया गया। बहुत से, यानी हमारी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग है या कॉरपोरेशन की मीटिंग है, उसमें भी इसी तरह से मीटिंगें ली गई। मैम ये डिजिटल, जैसे आपने बोला कि वोटिंग वाला भी, क्या ये वाला जो फॉर्मूला था या डिजिटलाइजेशन का, क्या फेयर मीन्स से हुआ इससे भी? हाँ, उसमें भी फेयर मीन्स होते हैं ना। तो मेरा कहना है कि टाइम बचत हो जाती है, पोल्यूशन बचत हो जाती है, क्यों यहाँ से वहाँ दौड़ने का, एनवायरनमेंट को दूषित करने का। तो मेरे ख्याल से अच्छी बात है। अब मैं डाउन द सेशन जा रहा हूँ और जल्दी सेशन को रैप अप करेंगे। मैम एक सवाल बनता है कि हाल ही में सत्र जो में मैं अपना पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे सेशंस हुए। विंटर सेशन को एक तरीके से अवॉइड किया गया, उसमें काफ़ी केओस भी हुआ कि फार्मर्स का बिल भी था, काफ़ी केओस हुआ। तो ऐसे में मैं जब लोगों से जाता हूँ बीइंग अ जर्नलिस्ट, तो एक सवाल आता है कि जब हम डिजिटलाइजेशन और जब प्रधानमंत्री जी हर जगह पर हर चीफ मिनिस्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बात करते हैं, क्या ऑब्वियसली उसमें अमेंडमेंट नीडेड है, वो आई डू अंडरस्टैंड, बट ऐसा कोई प्रोविजन आ सकता है कि कोरोना में भी सेशंस लाइक, बिकॉज लोगों को हित की बात लगती है, पार्लियामेंट के सेशंस भी ऐसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे हो सकते हैं? आपका क्या सुझाव है उसको? अभी अगर हो सकते हैं तो करना चाहिए। तो मैम नहीं, आपको नहीं लगता कि लोगों, अगर सेशंस नहीं होते तो लोगों को ऐसा लगता है कि बाइस जा रहा है, ये लोगों का ऐसा मानना है? तो एक पार्टी की सोच क्या रहती है कि हम और भी जगह जाते हैं तो वो भी ये सवाल उठते हैं कि ऐसी चीज़ हो सकती है क्या आपके हिसाब से? क्योंकि जब लोगों का सहमति मिलेगी तो एक डिसीजन बनता है। एक कंट्री की बात कर रहा हूँ, तो आपका क्या कहना है इस पर, आपकी क्या राय है? देखो, लोकशाही है तो लोगों का क्या ओपिनियन है, और लोगों ने जिनको चुन के दिया है मेजॉरिटी से, उनका क्या ओपिनियन है, और उसके बाद में ये चुने हुए प्रतिनिधि एक साथ में आते हैं तो उनमें क्या मेजॉरिटी है, उस हिसाब से ही निर्णय लिए जाते हैं। तो वो निर्णय भी डिजिटल से हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से लोकशाही में लोगों के हित के लिए और लोगों को ही ध्यान में रखते हुए, भले लोगों को आज का डिसीज़न ठीक न लगे, लेकिन कुछ सालों के बाद वो सही साबित हुआ है, तो इस तरह से निर्णय लिए जाए तो कोई बुरी चीज़ नहीं है। मैम अब लास्ट मेरा सवाल, अब हम पेंडेमिक पे आ जाते हैं वापस से। 15 दिन, 15 days starting from today, and obviously you are in a task force and you are a spokesperson of Shiv Sena, which has got the candidate जो कि चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे जी। तो ऐसे में मैम आर्थिक स्थिति, नो डाउट आपने उस पर हमें बोल दिया है, बट ऐसे में क्या मैम ये 15 days कितने क्रूशियल हैं? कुछ आप जनता को ऐसी चीज़ सुझाव देना चाहेंगे, क्योंकि ये क्रूशियल है और 15 days के बाद ये ना बढ़े, ऐसे में गवर्नमेंट कितनी ज़्यादा सक्षम है? हम आई जस्ट वांट अ ब्रीफ कि 15 days के बाद ये ना बढ़े, बिकॉज ये एक क्योस है, आप खुद भी जानती हैं जब भी पेंडेमिक आता है तो वो क्योस लेके आता है, स्पेशली जब हम प्रिपेयर नहीं होते। वेस्टर्न वर्ल्ड इकोनॉमिकली बहुत साउंड है, अपनी डिजिटलाइजेशन में बहुत साउंड है, तो मैम ऐसे में कुछ ऐसा, हम महाराष्ट्र को देखते हुए उसके संदर्भ में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, लोगों ने थोड़ा धीरज रखना चाहिए, मैं तो कहती हूँ, क्योंकि ये संकट ही ऐसा है। तो लोगों ने, जो रिच पर्सन है, उन्होंने भी थोड़ा सोच के कि भाई लग्जरी कम करो, और अपने हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों हैं उनके पगार दिया करो। गवर्नमेंट तो दे ही रही है, लेकिन हमारी भी वैयक्तिक जिम्मेदारी है वो सोचो। और दूसरी, गवर्नमेंट आज जो निर्णय ले रही है वो सभी जनता के हित के हैं। भले आपको आज बुरे दिन लगते होंगे, लेकिन कुछ लॉकडाउन के बाद गवर्नमेंट भी ऐसे निर्णय लेने वाली है जो जनता के हित के होंगे, जनता को रोजगार देने वाले होंगे। थोड़ा पीरियड कठिन है, उसमें से बाहर निकल आएंगे, लेकिन सबसे बड़ी तो है बेरोजगारी, तो ये समस्या बढ़ने वाली है, इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला है,
सबसे बड़ी समस्या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की होने वाली है। बहुत से लोग डिप्रेशन में है, बहुत से लोग एंगर में है, तो उनके लिए भी कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट ही हमें कह रहे थे कि बहुत सारे बच्चे, महिलाएं ऐसी आ रही है कि जो डिप्रेशन में गई है या तो हिस्टेरिक हो गई है। तो ये भी हमारे यहाँ आगे संकट है। तो दोनों संकट यानी फाइनेंशियल और साइकोलॉजिकल संकट आने वाले हैं। कोई क्राइम भी बढ़ रहा है, चोरियाँ बढ़ रही है, क्राइम बढ़ रहे हैं, तो इन सबको हमें सामने जाना है, फेस करना है। तो एक दूसरों को संभालते हुए न केवल सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड रहना चाहिए, हमारी भी जिम्मेदारी कुछ है इस टूवर्ड्स, तो हमने वो भी निभानी चाहिए। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर शुभा रॉल, जिनका कहना है कि गवर्नमेंट के साथ साथ इस बार पब्लिक को भी आगे आना पड़ेगा ताकि ये 15 डेज का पीरियड बदल जाए आगे लॉकडाउन ना बढ़ने के लिए। तो ये थी गौरव नरूला के साथ पॉलिटिकल दाव पेच के लिए मुंबई से।